ध्यान से देखना सब कोई। हम लोग का जो आज का टॉपिक स्टार्टिंग है वो है एक्चुअली गॉसेस थ्योरम। पूरा का पूरा गॉसेस थ्योरम हम लोगों को डिस्कस करना है, लेकिन इस पूरे गॉसेस थ्योरम के डिस्कशन के पहले आपको जानना चाहिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, आप देखेंगे जैसे मेरे पीछे है ना, आपको एक बड़ा सा फिगर दिखाई दे रहा है जिसमें कुछ एरिया सब दिखाई दे रहा है, आपको कुछ सरफेस सब दिखाई दे रहा है, दो को आपको सर्कुलर डिस्क टाइप दिखाई दे रहा है, एक हेमिस्फीयर दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे कि जब आप इस डिस्क को या हेमिस्फीयर को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आप रखते हैं तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसको इंटरसेक्ट करके उसको भेद के ऐसे पार होता है दूसरे तरफ। समझ में आ रहा है? तो किसी भी दिए गए एरिया से जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करता है उस एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, कैसे? तो उस एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसी को आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। सो आप जरा फिगर्स पे गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी दिए गए एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जितना क्रॉस करता है, याद रखना that number of electric field lines which crossing through any area in perpendicular direction is called electric flux। ठीक है, अब जरा फिगर्स पे जरा गौर करोगे तो पहला फिगर में तुमको दिखेगा कि जितना पर्टिकुलर फील्ड लाइंस है सब तो परपेंडिकुलर ही जा रहा है, सब तो परपेंडिकुलर ही जा रहा है। लेकिन जब आप दूसरे फिगर पे आप आएंगे तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सब एरिया के या यू कहो प्लेन के साथ कुछ एंगल पे निकल रहा है। जब वो पर्टिकुलर कुछ एंगल पे निकल रहा है तो आपको देखना पड़ेगा कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना भाग उसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पेनिट्रेट कर रहा है, वही उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट करता है। ठीक है, और तीसरा फिगर बहुत इंटरेस्टिंग। तीसरा फिगर हम इसलिए आपको इंटरेस्टिंग बोल रहे हैं क्योंकि अगर आप इस तीसरे फिगर पे गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो आपके सामने पाई आर स्क्वायर वाला पाई, देखो यहाँ दो एरिया है। अगर किसी स्टूडेंट से पूछा जाए तो यहाँ दो एरिया है, एक एरिया है सामने वाला, अगर इसका रेडियस आर है तो ये सामने वाला एरिया है पाई आर स्क्वायर, और एक है इसका कर्व सरफेस एरिया जो हेमिस्फेयर का पोर्शन है कर्व सरफेस का। तो क्या ये 2 पाई आर स्क्वायर है कर्व सरफेस? तो जरा सोचो कि तुम्हारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस एरिया को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पेनिट्रेट कर रहा है? क्या वो पाई आर स्क्वायर को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पेनिट्रेट कर रहा है? हाँ सर। तो याद रखना कि फ्लक्स के लिए आप इसी एरिया पाई आर स्क्वायर को लेंगे, ना कि आप 2 पाई आर स्क्वायर को लेंगे। तो आपको वही एरिया लेना पड़ता है जिसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड पेनिट्रेट कर रहा है। ठीक है, सो concept of electric flux shows that the number of electric field lines which crossing through any area in perpendicular direction is called electric flux। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। This is electric flux। Number of electric field lines passing perpendicularly through any surface is called electric flux। फिर से number of electric field lines passing perpendicularly through any surface is called electric flux। उसको electric flux आप कहते हैं। ठीक है भाई, पता चल गया डेफिनेशन क्या है। तो इसको मेजर कैसे करें, इसका कैलकुलेशन पार्ट कैसे हम लाएं, इसको मेजर कैसे करेंगे कि किसी पर्टिकुलर दिए गए एरिया से हाउ मेनी फ्लक्स आर एसोसिएटेड। तो मेजर्ड करने के लिए आप याद रखेंगे इट इज नथिंग एल्स बट सिंपली द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर था, वो तो हमको पहले ही से पता है, सबको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर। नाउ एरिया इज आल्सो अ वेक्टर। बिल्कुल याद रखना कि एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। भाई अगर एरिया एक वेक्टर है तो इसके अंदर दो चीज होना चाहिए इसका मैग्नीट्यूड और होना चाहिए इसका डायरेक्शन। एक मिनट, होना चाहिए इसका मैग्नीट्यूड और होना चाहिए इसका डायरेक्शन। जब आप इसका मैग्नीट्यूड का बात करते हैं तो किसी भी दिए गए एरिया के लिए जब आप मैग्नीट्यूड लेंगे तो जो आप ज्योमेट्री के बेसिस पे एरिया निकालने का फॉर्मूला पहले पढ़ रखे हैं बस वो यूज कर लो।
जैसे अगर मेरे पास सर्कल है तो उसका जो एरिया वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड होगा पाई आर स्क्वायर। अगर मेरे पास कोई एक स्क्वायर है तो उसके एरिया का जो वेक्टर फॉर्म है उसका एरिया का मैग्नीट्यूड होगा ए स्क्वायर। रेक्टेंगल एल बी, मतलब ज्योमेट्री में जो तुम लोग उसका एरिया का फॉर्मूला पढ़ा है उसको यूज कर लेना, मैग्नीट्यूड आ जाए। सर डायरेक्शन किधर होगा, तो हमेशा सोचना डायरेक्शन क्या है, तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस, डायरेक्शन किधर है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर की तरफ होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। इस बात को समझाने के लिए हम इस डायग्राम का सहारा ले रहे। मान लीजिए बाहर साइड में कोई एक ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर के नेत्र हैं, नेत्र समझते हैं आप लोग? हाँ सर। हाँ गुड। मान लीजिए बाहर में कोई एक ऑब्जर्वर है, तो देखो हर एक छोटा छोटा पोर्शन का, हर एक छोटा छोटा पोर्शन को तुम मान सकता है कि वो एक वेक्टर है, और उस वेक्टर का, जैसे इस पोर्शन का अगर बात करो तो ये है उसका मैग्नीट्यूड और ये है उसका डायरेक्शन। अगर आप इस पोर्शन का बात करेंगे तो ये है उसका मैग्नीट्यूड और ये है उसका डायरेक्शन। हर एक पोर्शन एक एरिया वेक्टर है, उसका अपना एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। क्या तुमको ये फिगर समझ में आ रही है? यस सर। हर एक छोटा छोटा पोर्शन एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप शेडेड पोर्शन का एरिया, ज्योमेट्रिकल एरिया निकाल लें, और डायरेक्शन के लिए उसके परपेंडिकुलर में वेक्टर बना दे। जैसे ये मेरा हाथ अगर एक वेक्टर है तो ये जो मेरा पेन है वो इसका डायरेक्शन है। बोलो समझा? यस सर। ठीक है, तो एरिया इज अ वेक्टर विच हैव मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू ज्योमेट्रिकल एरिया and its direction is always perpendicular to the surface towards observer। बोल दो डायरेक्शन किधर है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, दिस इज द डायरेक्शन। नाउ थिंक, चलिए हमारे पास एक छोटा सा एरिया ले लिए, चाहे आप लेफ्ट फिगर देख ले, राइट वाला फिगर देख ले, राइट वाला फिगर ज्यादा सुंदर है और ये हाथ से बनाया हुआ डायग्राम। ठीक है, तो आपके पास अगर ये कोई एक गिवन एरिया है और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो पार कर रहा है वो हमारे इस एरिया वेक्टर के साथ थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। देख लो, जैसे यहाँ पे भी देख लो, एरिया वेक्टर तो भाई प्लेन के परपेंडिकुलर है और इलेक्ट्रिक फील्ड उसको है ना इस डायरेक्शन में क्रॉस कर रहा है, उनके बीच का एंगल थीटा है। तो जो हम लोग इन दोनों एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से जो क्रिएट होने वाला फ्लक्स है अगर वो लेंगे तो फ्लक्स इज नथिंग एल्स बट सिंपली द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन, फ्लक्स इज नथिंग एल्स बट सिंपली द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। अब दो को देखो समझो, अगर ये डॉट प्रोडक्ट है तो क्या ये स्केलर है? यस सर। ठीक है ना, डॉट प्रोडक्ट समझते हैं आप, स्केलर होगा। तो आपको यहाँ पे अगर फ्लक्स का मैग्नीट्यूड चाहिए, यू कैन यूज दैट EA cos थीटा, यू कैन यूज दैट EA cos थीटा। ये हमारे फ्लक्स का मैग्नीट्यूड हो गया। अभी देखो स्टूडेंट से गलती हो गया है, यहाँ वापस से अब वेक्टर का साइन नहीं यूज होगा क्योंकि EA cos थीटा मतलब E का मैग्नीट्यूड, A का मैग्नीट्यूड और साथ में दोनों के बीच के एंगल का कोसाइन वैल्यू। इज दिस क्लियर? यस सर। ठीक है, आप यूनिट में यूज किए हैं न्यूटन पर कूलम जो E के जगह पे है और मीटर स्क्वायर जो एरिया के जगह पे है। तो फ्लक्स के यूनिट में आप न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम भी लिख सकते हैं। आई होप सो बात समझ में आ रही है? यस सर। फ्लक्स क्या है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस व्हिच क्रॉसिंग थ्रू एनी गिवन एरिया इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स and it is measured as a dot product. It is measured as a dot product between electric field vector and area vector. Is this clear? यस सर। ठीक है, अभी देखो ये तो इसका जनरल फॉर्मूला है EA cos थीटा डॉट प्रोडक्ट बिटवीन E फील्ड एंड, लेकिन आपको कुछ स्पेशल केस हमेशा याद रखना होगा। बहुत सारा ऐसा आपको एरिया मिलेगा जहां एरिया वेक्टर के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा रहा। अच्छा जरा कोई बोल दो, समझ के बोल दो, किस दिए गए सरफेस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रहा है कि अंदर जा रहा है? बाहर निकल रहा है। तो हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पे थीटा का वैल्यू 0 है और फ्लक्स आप सीधा EA लिखेंगे
तो आज से आप मेंटली तैयार रहें कि कहीं भी अगर फ्लक्स बाहर निकलता हुआ दिखाई दे, आउटवर्ड बाहर निकलता हुआ, तो वो फ्लक्स पॉजिटिव होगा। इज दिस क्लियर? अगला फिगर देखो, अगला फिगर यहां देखो, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो एरिया वेक्टर है वो तो चलो भाई, जो भी हम सरफेस लेंगे उसके परपेंडिकुलर में हमको एरिया बनाना है तो बना दिए, एरिया वेक्टर बना दिए। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था ना, सरफेस के पैरेलल निकल गया, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल क्या 90 डिग्री होगा? Yes. Yes, sir. अच्छा, अगर 90 डिग्री है तो क्या फ्लक्स का वैल्यू 0 होगा? Yes, sir. Yes, sir. मैथमेटिकली तो आप तुरंत समझ गए होंगे कि आपको लगा होगा कि सर यहाँ पे हम लोग का cos फाई cos थीटा के जगह पे आप 90 पुट कर दिए तो फ्लक्स का वैल्यू 0 हो गया। कोई दिक्कत किसी को समझने में? No, नहीं। sir. लेकिन अब जरा मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, कोई लॉजिकली बता सकता है कि ये फ्लक्स 0 क्यों हुआ? ये फ्लक्स 0 इसलिए हुआ क्योंकि जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के पैरेलल निकलेगा तो इसका कोई भी हिस्सा उस सरफेस को क्रॉस नहीं करेगा, सब उसके पैरेलल होके निकल जाएगा। बोलो समझे? Yes, sir. सब का सब इलेक्ट्रिक फील्ड उसके पैरेलल निकल जाएगा, उसको क्रॉस नहीं करेगा। क्रॉस करने का वजह से ना फ्लक्स होता है। जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड उसको क्रॉस नहीं करेगा तब तक कोई फ्लक्स थोड़ी ना होगा। अगर सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया के साथ या सरफेस के साथ पैरेलल होके निकल गया तो क्रॉस किया कितना? 0। अगर क्रॉस 0 किया तो फ्लक्स 0 है। क्या तुमको मेरी बात समझ में आई? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, देख दो चीज चलता है एक साथ, एक मैथमेटिक्स चलता है और एक कॉन्सेप्ट चलता है। मैथमेटिक्स में सिंपल थीटा का वैल्यू 90 पुट करो, cos 90 का वैल्यू 0, फ्लक्स 0। लेकिन उससे आपको ज्यादा नहीं मिलता, आपको ज्यादा सोचने में नहीं बनता। सोचने के लिए आपको इस तरह का एनालिसिस चाहिए होता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ आपका फिगर ऐसा बना है कि आप देखते ही बता देंगे कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 180 है। बोलो सही है? Yes, Yes, sir. cos 180 का वैल्यू होता है माइनस, तो हमारे फ्लक्स का वैल्यू हो गया माइनस ये। लेकिन आप फिगर देख के बताओ, आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उस पर कंसंट्रेट होके सब कोई बताओ कि ये फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड है कि आउटवर्ड है? Inward है सर। तो आज से तैयार रहना कि इनवर्ड फ्लक्स कभी भी होगा तो वो निगेटिव होगा। या दो चीज, इनवर्ड फ्लक्स है तो निगेटिव लिखो, या निगेटिव दिख रहा है तो बोलो इनवर्ड फ्लक्स है। बोलो समझा दोनों बात? हाँ सर। Yes, sir. चलो अब थोड़ा और भी कुछ डायग्राम्स है उस पे काम कर ले, ताकि आप इन फिगर्स को 3 डायमेंशनली भी थोड़ा सा है ना अच्छे से एनालाइज करके दिमाग में रखें। ये एक अच्छा डायग्राम है, कॉन्सेप्ट तो वही है जो आप प्रीवियसली पढ़ रहे थे, लेकिन थोड़ा सा अच्छा डायग्राम है। थोड़ा ध्यान रखिए, क्या फर्स्ट केस में आप बोलेंगे कि फ्लक्स है EA, आउटवर्ड फ्लक्स बोलेंगे या इनवर्ड फ्लक्स? सर आउटवर्ड। आउटवर्ड बोलेंगे, यहाँ से बाहर निकल रहा आउटवर्ड, क्योंकि आपको जो एरिया दिखाया जा रहा है उससे ये निकल रहा है। अब इस केस में देखो, क्या आपको पता चल रहा है कि एरिया वेक्टर एन कैप पैरेलल। एरिया वेक्टर जो है वो हमारे इस E के साथ परपेंडिकुलर है, तो फ्लक्स का वैल्यू 0 है। इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया को क्रॉस किया, बोलो तो? इस केस में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया को क्रॉस किया है? एक भी नहीं। इसलिए फ्लक्स 0। अब देखो इसको एक एंगल पे आप ले आओ, आप इस एंगल पे ले आओ, आप देखना जरा ध्यान से। अगर वो एंगल थीटा है, आई होप सो आपको यहाँ दिख रहा होगा, Yes, अगर ये एंगल थीटा है तो मेरे E का दो कंपोनेंट है, एक है E cos थीटा और एक है E sin थीटा। आप इमेजिन कर पा रहे हैं कि कौन सा कंपोनेंट उस एरिया को पेनिट्रेट कर रहा है, क्रॉस कर रहा है? बोलो। थीटा उसको क्रॉस कर रहा है, इसलिए फ्लक्स में E cos थीटा है भाई, इसलिए फ्लक्स में E cos थीटा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और E sin थीटा तो उसके पैरेलल निकल गया ना, E sin थीटा तो पैरेलल निकल गया, सो इट डज नॉट कंट्रीब्यूट एनी फ्लक्स। क्या बोलते हो? Yes, sir. ठीक है, तो E sin थीटा का फ्लक्स में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, E sin थीटा का फ्लक्स में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, केवल E cos थीटा की वजह से फ्लक्स एग्जिस्ट कर रहा है। तुमको शायद मेरी बात समझ में आई, किसी को डाउट है तो बोल दो, फिर बताएंगे। सर एक बार थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए। ठीक है, हम बोल रहे हैं ये कि यहाँ पे जो तुम्हारा E था, उस E का एक थीटा था,
थीटा की वजह से आपको ई को दो कंपोनेंट में तोड़ना पड़ा। एक था ई कॉस थीटा जो एरिया के परपेंडिकुलर आया, और एक है ई साइन थीटा जो एरिया के साथ मतलब सरफेस के साथ पैरेलल आया। तो जो ई कॉस थीटा था वो इसको क्रॉस कर रहा था, पेनिट्रेट कर रहा था, इसलिए फ्लक्स में ई कॉस थीटा ही काम आएगा। ई साइन थीटा सरफेस के पैरेलल हो गया, इसलिए उसका फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन 0 है। अब समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, इसलिए फ्लक्स में ई कॉस थीटा है। और आप पता है इसी को तोड़ तोड़ के ऐसे लिखते हैं ई ए कॉस थीटा। आप इसी को ऐसे भी लिखते हैं कि ई फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट। समझ में आया? सब यही है, ई कॉस थीटा इनटू ए। आई होप सो क्लियर है सब कुछ? यस सर। चलो, इन तीनों फिगर में तुमको फटाफट है ना फ्लक्स का वैल्यू बताना है। तीनों फिगर में फटाफट फ्लक्स का वैल्यू बताना, बोलते जाओ। क्या फर्स्ट केस में मेरा फ्लक्स ई डॉट ए है? Yes. चलो, Yes, इस sir. केस में क्या मेरे फ्लक्स का वैल्यू ई ए कॉस 25 डिग्री है? Yes. यस और इस सर। केस में क्या मेरे फ्लक्स का वैल्यू ई डॉट पाई आर स्क्वायर है? यस सर। पाई आर स्क्वायर है या फिर 4 पाई आर स्क्वायर बाई 2 है? सर पायर सर। पाई आर स्क्वायर है। अभी थोड़ी देर पहले ही बात किए थे, आपको यही एरिया ना लेके चलना है। पर वो वाला समझाइए ना, एरिया वाला जो लेके चलना है एक बार फिर से। कौन सा? ये वाला जो फिगर 3rd नंबर बनाया उसका? यस सर। हाँ ठीक। अभी जरा इसको ऐसे समझना ना कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको क्रॉस करेगा, इसके हर जगह पे जरा गौर करना। यहाँ का एरिया वेक्टर इधर होगा, 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 यहाँ का एरिया वेक्टर इधर होगा। समझ में आ रहा है सबको? हर जगह का एरिया वेक्टर तो आप सरफेस के नॉर्मल ही बनाएंगे ना। यस सर। इसलिए आप अगर ध्यान दीजिएगा तो एरिया वेक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ हर जगह एंगल बदल रहा है। अगर एंगल बदल रहा है तो हर जगह फ्लक्स में तुम ई ए कॉस थीटा लेगा तो थीटा बदल रहा है ना हर जगह। यस सर। थीटा बदलने से जब आप इन सब का क्लोज पाथ पे इंटीग्रेशन, क्लोज सरफेस पे इंटीग्रेशन करेंगे ना, तो आपको मिलेगा केवल यही एरिया मिलने वाला है, वही एरिया मिलने वाला है जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। आप बात समझे? यस सर। आपको वही एरिया मिलेगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर। अभी हम आपको एक ट्विस्ट दिखाते, एक चीज दिखाते हैं आपको मैथमेटिक्स। आप यहाँ देखिए, सब कोई देखिए ध्यान से। इस फ्लक्स को हम ई ए कॉस 25 लिख दिए, इसको हम ई ए कॉस 25 लिखना चाहते हैं। जरा देखना ए कॉस 25 क्या है। अच्छा, अगर ये ए है तो क्या ये वाला ए कॉस 25 है? यस यस सर। सब कोई समझा हम क्या बोल रहे हैं? यस सर। ठीक है ना? आप देख रहे हैं एरिया वेक्टर किधर भी रहे, आपको केवल वही कंपोनेंट काम आने वाला है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है। बोलो समझा? यस सर। ठीक है, तो आपका ये सब एरिया अलग अलग डायरेक्शन में है, लेकिन काम तो वही आएगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है। बोलो सही है? यस सर। तो आपको यही एरिया ना लेके चलना होगा, समझे क्या? यस सर। ठीक है, तो चलो भाई, ये था पूरा का पूरा एरिया पे डिस्कशन। आई होप सो किसी को कोई डाउट नहीं रहा होगा। क्या सब कुछ क्लियर है सबका? Yes, sir. ठीक है, देखिए फ्लक्स के बगैर आप आगे पढ़ाई नहीं कर सकते इस सेक्शन में, इसलिए फ्लक्स को एकदम क्लियर रखना होगा। हम लोग उस पर अच्छा खासा काम भी करेंगे, बहुत सारा न्यूमेरिकल्स भी हैंडल करेंगे। और तुमको एडिशन आता है क्या? 2 + 3 कितना होता है? 5 सर। अच्छा गुड, 5 होता है। गुड गुड। अच्छा, हम सही बोल रहे हैं, अच्छा बात। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई हम ऐसा सरफेस लेंगे जहां मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, देखिएगा ये बहुत कंफ्यूजिंग है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक ऐसा सरफेस लेंगे कि सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगा। सर कुछ है आपके पास बताने के लिए? बिल्कुल है, हम आपको दिखाते हैं। आपके पास मान लीजिए ये कोई एक रिंग है और इस रिंग के एक्सिस पे आप यहाँ पे एक चार्ज रख दिए, तो इस चार्ज से इस पॉइंट का अपना एक डिस्टेंस है। ठीक है,
क्या बोलता है, इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा ना जो इस रिंग को पेनिट्रेट करेगा, बोलो सही है। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो इस रिंग के अंदर एरिया में जब आप जाएंगे तो एरिया में आपको अलग अलग जगह अलग अलग मेरे उस चार्ज से डिस्टेंस दिखेगा। तो डिस्टेंस अगर अलग अलग है तो हर जगह का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा या डिफरेंट होगा? डिफरेंट होगा। डिफरेंट होगा, बिल्कुल सही, डिफरेंट होगा। ठीक है, अगर वो डिफरेंट आ रहा, देखिए जैसे इस फिगर को देख रहे हैं, यहाँ का एक अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ का एक अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ का अलग होगा, सब जगह का अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इज दिस क्लियर? यस सर। ठीक है ना, अगर हर जगह का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है तो इस तरह के न्यूमेरिकल में अगर आप नेट फ्लक्स का कैलकुलेशन करना चाहते हैं, यूज कैलकुलस। ठीक है, तो सर कैलकुलस कैसे अडॉप्ट करेंगे? तो उसका भी एक सिंपल सा स्टेप है। आप सबसे पहले एक स्मॉल एरिया लीजिएगा और उस स्मॉल एरिया पे आप एक स्मॉल फ्लक्स लिख लीजिएगा एंड दैट स्मॉल फ्लक्स विल बी रिटन एज d phi is equals to, मेरा वर्ड सुनना, अगर होगा तो आपको रिपीट करना होगा, सो बी केयरफुल, थोड़ा सुनना ध्यान से। दैट स्मॉल फ्लक्स विल बी इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट गिवन एरिया इनटू dA, सो टोटल फ्लक्स विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA। यहां से आपको कैलकुलस यूज करके आपको नेट फ्लक्स लिखना पड़ेगा। बताओ ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पॉइंट पे आप एरिया या एलिमेंट्री सेक्शन कट किए हैं वहां का एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उसके बाद फिर आप इसको टोटल इंटीग्रेट कर दीजिए, आपको फ्लक्स मिल जाएगा। आप इस कैलकुलस के टर्म को याद रखेंगे क्योंकि अच्छा क्वेश्चन में ये काम आएगा। क्या हम ऐसा बोले इसमें कहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल रहेगा तो इंटीग्रेशन लगा देना? नहीं सर, बिल्कुल नहीं बोले हैं। हम क्या बोले हैं, सुन लो ध्यान से। If value of electric field intensity at all points on any surface, surface के हर पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो, सरफेस के हर पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो तब यूज कैलकुलस। ठीक है, तोड़ मड़ोड़ के परोसेंगे नहीं आप, हम जो बोले हैं ध्यान रखेंगे। सरफेस के हर पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होगा तब कैलकुलस लगाना है, ऐसा नहीं कि कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होगा तो कैलकुलस लगा दी। ओके सर क्या बोल रहे हैं? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़िए, थोड़ा सा आगे बढ़िए, आपको सब कुछ का मीनिंग मिल जाएगा। चलिए आपके पास एक छोटा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, हम आपसे कुछ पूछने जा रहे हैं। एरिया वेक्टर, आपको एरिया वेक्टर बताना है। आपके सामने ये एक क्यूब है, आपको इस क्यूब का एरिया वेक्टर का डायरेक्शन बताना है। देखो जी, S1 जो सरफेस आपको दिख रहा है, S1 जो सरफेस आपको दिख रहा है, इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन बोलो। मैग्नीट्यूड मान लो a स्क्वायर, या L है तो L स्क्वायर मान लो। मैग्नीट्यूड है L स्क्वायर, बोलो डायरेक्शन किधर डालेगा? तुम बाहर रहेगा, बॉक्स के अंदर नहीं जाएगा, बॉक्स के बाहर है। सर के मतलब x होगा। नहीं सोच के बोलो, परपेंडिकुलर सोचो। S1 मतलब यहाँ वाला एरिया, हाँ लेफ्ट साइड। क्या उसका परपेंडिकुलर लेंगे तो निगेटिव y होगा, निगेटिव y। माइनस वाई माइनस, हाँ सर भाई। क्या उसका परपेंडिकुलर लेंगे तो निगेटिव y होगा? यस सर। ठीक है, चलो अब स्टार्ट हो जाओ। बताओ S2 एरिया का एरिया वेक्टर। जेड जेड L स्क्वायर, के कैप लिख दें। यस सर। इसी तरह कोई बताओ अगर हम लोग है ना S5 का लिखेंगे, S5 फ्रंट में यहाँ पर एक्स L स्क्वायर आई कैप होगा। अरे सब बोल नहीं पा रहा है क्या? बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर, सबको समझ में आ रहा है? अच्छा हाँ सर ठीक है ना। चलो जरा हाँ। बता दो फटाक से बता देना। अगर हम लोग एरिया वेक्टर लिखना चाहते हैं S6 का, व्हाट इज योर आंसर? L स्क्वायर, डायरेक्शन बोलो। माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस आई कैप। एरिया वेक्टर, चलो हम लोग को S3 का बताना है। S3 का बोलो फटाक से। ठीक है। जे कैप
जे कैप, J जे कैप, गुड, जे कैप। ठीक है, इसी तरह एक बच गया, कौन बच गया, बोलो जल्दी फटाक से। S4 S4 बच गया, S4 कितना होगा बोलो। माइनस K cap. के कैप। माइनस के कैप। बोलो जी, ये 6 का 6 एरिया समझ में आया। देखो देखो, उतना अच्छा तो मेरा ड्राइंग नहीं है, इसका एरिया इधर होगा, क्या बोलता है, इसका एरिया इधर होगा, यस सर। ये वाला जो दिखाई दे रहा है उसका एरिया इधर होगा, ये जो नीचे दिखाई दे रहा है उसका एरिया नीचे होगा, ये जो सामने दिखाई दे रहा है उसका एरिया फ्रंट में होगा। ठीक है, तो आपको Yes, sir. एक्सिस के हिसाब से उसका डायरेक्शन प्लॉट करना। सबका मैग्नीट्यूड एल स्क्वायर है, ज्योमेट्रिकल एरिया, लेकिन डायरेक्शन तो आपको सोचना पड़ेगा। आई होप सो सबको क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को? नो सर। चलो गुड, एरिया वेक्टर ऐसे आपके पास आया। अब चलिए देखिए, हम लोग फ्लक्स निकाल रहे हैं और आपके सामने कुछ क्वेश्चन है। आपके सामने क्वेश्चन छोटा सा ऐसा है कि देखिए भाई, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो E0 I कैप दिया हुआ है, फाइंड टोटल फ्लक्स थ्रू गिवन क्यूब। क्यूब तो ऊपर वाला नहीं, नीचे एक क्यूब दिया हुआ है। बोला ये क्यूब दे दिए, चलिए इसके थ्रू है ना फ्लक्स का वैल्यू निकालिए। क्या आप इस क्यूब को समझ पा रहे हैं? सर 4 और 5 वाला क्या, 4 आगे वाला है कि 5 आगे वाला है कौन? इसमें? 4 आगे वाला है, 5 पीछे वाला है। 4 आगे वाला है, सॉरी 4 नहीं, 6 आगे वाला है। समझ गए? ये 6 है ना, यस सर। ये 6 है जो सामने है, जेड की तरफ है, और 5 जो है वो निगेटिव जेड वाला है। ठीक है, चलिए जी सोच के बताइए कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो एक्स एक्सिस की तरफ है। ये क्वेश्चन ही तुमको बता दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस की तरफ है। अब जरा सोचना, सब कोई सोचना, हम मैथमेटिकली भी दिखा देंगे, लेकिन हम पहले चाहते हैं आप दिमाग दौड़ाएं। फर्स्ट का एरिया वेक्टर ऊपर है, क्या बोलते हो? एरिया वेक्टर यस सर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में है, तो क्या इनके बीच का एंगल 90 बना? 90। यस सर। तो क्या फर्स्ट के जैसा क्या मेरा 6 है? यस नहीं यस सर। सर, फर्स्ट तो ऊपर हो गया, 3 होगा ना उसके जैसे। यस सर, सही होगा सर उसके जैसा। 3 होगा। नहीं, रुको, अभी उसके जैसा 4 गो है। 1 के जैसा 6 भी है, 1 के जैसा 3 भी है, 1 के जैसा 5 भी है। अच्छा हाँ सर, वो 1 आगे वाला हो जाएगा, इनवर्ड इधर इस बाहर तरफ आ रहा है सर, 90 बनाएगा। क्या मेरी इनवर्ड के बात साथ समझ में आई? यस सर। यस सर। फिर से सुन लो, जिनको नहीं समझ में आया, हम आपके लिए यहाँ एरिया वेक्टर लिख रहे हैं। क्या हम इसको लिखते हैं? मान लो इसका एज लेंथ एल था, तो एल स्क्वायर 1 के लिए लग जाएगा जे कैप। फिर देखना, जब हम 6 के लिए लिखेंगे तो 6 के लिए एल स्क्वायर लग जाएगा के कैप। फिर देखो, फिर जब हम 3 के लिए लिखेंगे तो क्या ये एल स्क्वायर के साथ लग जाएगा माइनस जे कैप। और फिर जब हम लोग यही एरिया लिखेंगे भाई 5 के लिए लिखेंगे तो एल स्क्वायर के साथ लग जाएगा माइनस के कैप। बोलो सही है कि नहीं? यस सर। ठीक है, अच्छा ये सब सही है, आप ही बोले सब सही है। तो जब मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड E0 I कैप है, तो I कैप मतलब x, तो J के साथ भी 90, K के साथ भी 90, माइनस J के साथ भी 90, माइनस K के साथ भी 90। तो बोलो अगर 90 बन रहा है तो क्या ये चारों का फ्लक्स 0 आएगा? यस सर। Yes, sir. नहीं समझा? सर। समझ में आया सबको? Yes, sir. ठीक है, तो चलो जरा देख लो 2 को, देखो 2 को, क्या 2 के लिए एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है? यस सर। और क्या मेरे 4 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर अपोजिट में है? यस सर। दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड को जरा ध्यान से देख लीजिए, E0 I कैप है, दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ सेम है या डिफरेंट? सर डिफरेंट होगा। अरे क्यों डिफरेंट है भाई? क्यों डिफरेंट है भाई? क्योंकि एक इनवर्ड है और एक आउटवर्ड है। हाँ वो ठीक है, वेक्टर वाला बात हम तुम्हारा मानते हैं, लेकिन उसका स्ट्रेंथ तो सेम है ना दोनों जगह। डायरेक्शन Yes, sir. डायरेक्शन अपोजिट, सर डायरेक्शन। डायरेक्शन हाँ सर, हाँ अपोजिट नहीं बोलेगा, नहीं सर। ठीक है ना? डायरेक्शन है, एक में इनवर्ड है, इनवर्ड कौन से फेस के लिए इनवर्ड है? सर ये 4 वाला। 4 वाले के लिए हाँ सर, inward मतलब है। 4 और किसके लिए आउटवर्ड है?
टू के लिए थे। टू के लिए आउटवर्ड है, टू के लिए आउटवर्ड है। तो ये सब चीज कहानी जब आप किसी फिगर को बनाए तो आपके सामने आना चाहिए। बिकॉज टू के लिए ये आउटवर्ड फ्लक्स है, इसलिए आपके सामने आ गया प्लस EA, और बिकॉज ये 4 के लिए इनवर्ड फ्लक्स है, इसलिए आपके सामने आ गया माइनस EA माइनस E0 इंटू L स्क्वायर। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर हम, अच्छा फ्लक्स वेक्टर है या स्केलर? स्केलर। Scalar. शुरुआत में ही बता चुके हैं, शुरुआत में ही बता चुके हैं। तो अगर आपको टोटल फ्लक्स चाहिए तो बस भाई सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ दीजिए। 4 को तो इसमें 0 था, एक देख रहे हैं जितना प्लस है, दूसरा देख रहे हैं उतना ही माइनस है, तो क्या नेट फ्लक्स का वैल्यू 0 आ गया? Yes, sir. क्या किसी को कोई दिक्कत? No, sir. सबके लिए क्लियर है या किसी किसी के लिए क्लियर है? कोई लोग बस है ना फ्लो में बोले जा रहे हैं। सबको समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, गुड। चलो फिर अब अगला क्वेश्चन जरा देखना है, ध्यान से देखना है। आपके पास एक क्वेश्चन रखा गया भाई कि देखिए आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है E0 इंटू एक्स स्क्वायर आई कैप, E0 एक्स स्क्वायर आई कैप। पहले तो हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड पे आपसे चर्चा करना चाहेंगे। आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट मानते हैं या वेरिएबल? कांस्टेंट। Variable. Sir, variable. Sir, constant. कांस्टेंट। To respect में vary करता है। अच्छा, आप कैसे बोल सकते हैं कांस्टेंट? जब इसमें x है तो ये वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। देखो जब आप ओरिजिन पे होंगे तो x 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। जब आप x इक्वल्स टू 1 मीटर पे खड़े रहेंगे तो x के जगह 1 पुट कीजिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड E0 आई कैप होगा। जब आप x इक्वल्स टू 2 मीटर पे जाएंगे तो आप x के जगह 2 पुट कीजिएगा तो 2 का स्क्वायर करके 4 E0 आई कैप होगा। जब आप 3 मीटर x इक्वल्स टू 3 मीटर पे जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में x के जगह पे 3 पुट करेंगे तो 9 I0 आई कैप होगा, 9 E0 आई कैप होगा। बात मेरी समझ रहे हैं? Yes, जैसे sir. डिस्टेंस वो ओरिजिन से। हाँ, ओरिजिन से वो डिस्टेंस है, x कोऑर्डिनेट है। जैसे जैसे आप x कोऑर्डिनेट को चेंज करेंगे वैसे वैसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बदलेगा। सो यू कैन से दैट कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिएबल। इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन जो क्वेश्चन बनाना है, फाइंड टोटल फ्लक्स थ्रू गिवन क्यूब। अब देखो यहाँ भी एक चीज, खेल बहुत इजी है। क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड x में है? डायरेक्शन तो नहीं बदल रहा ना? नो सर। तो डायरेक्शन अगर नहीं बदल रहा है तो x में ही रहेगा, हमेशा x में रहेगा। अब हमेशा x में रहेगा तो आप देख लो भाई 6 फेस है आपके पास, 1 2 3 4 5 6। खुद से सोच के बोलो, खुद से सोच के बोलो किस किस का फ्लक्स 0 आएगा? बिना कैलकुलेशन के 0 लिखना है। सर 1 4 5 1 का, 3 का, 5 का। 1 4 5 3 4 5 नहीं है, 6 5 3 है। 7 नहीं आ रहा। 1 है, 6 और 5 3। हाँ 3 है, 5 है, 6 है। सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया? चलो गुड। No, sir. ठीक, तो आप ये मानते हैं कि इन सब का जो एरिया वेक्टर है वो मेरे दिए गए इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है। सो कैलकुलेशन का जरूरत भी नहीं है, आप फ्लक्स 0 लिख दीजिए। ठीक है, तो ये चारों का जो हमारा एरिया वेक्टर था वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 बना रहा है। तो बिना कैलकुलेशन के वी कैन से दैट ओवरऑल फ्लक्स थ्रू दिस 4 सरफेसेस विल बी 0। बच गया है मेरे पास 2 और 4 बात करने के लिए। क्या आप इस फिगर के हिसाब से ये देख पा रहे हैं कि 2 का x कोऑर्डिनेट L है Yes, sir. और सॉरी 4 का और 2 का x कोऑर्डिनेट 2L है? तो जरा सोच के बताना, 4 पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ है और 2 पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ है, क्या दोनों जगह अपना अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ है वो सेम है या डिफरेंट? Different है। डिफरेंट है। तो क्या यूज करेंगे? Calculus. Calculus. यही बताना था, कैलकुलस यूज नहीं करेंगे। तो वो into 2 हो जाएगा। बस नहीं, वही इंटू ना। 2 का भी बात नहीं है अभी। हम पहला बात ये सिखा देना चाहते हैं कि इसमें कैलकुलस यूज नहीं करें। हम इसीलिए हम आपको बार बार बोल रहे थे, हम आपको फोकस थे कि स्टूडेंट है ना इसको मिसरीड कर लेता है और वो गलती करता है, इसी पे क्वेश्चन भी कंपटीशन में बनता है। वो जहां इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड को देखता है वेरिएबल, वो तुरंत कैलकुलस की तरफ चलता है।
उसको लगता है कि वेरिएबल आ ही गया है तो मेरा काम कैलकुलस करेगा, नहीं करेगा। देखो भाई, कैलकुलस का यूज आप कब करेंगे, फिर से क्यों ना वो एक लाइन एक बार फिर से दोहरा लिया जाए। आप देखिए, इस लाइन को फिर से एक बार पढ़ देते हैं। If value of electric field intensity at all points on any surface, अच्छा उस सरफेस पे किसी एक फेस को पकड़ लिए, जैसे मान लीजिए हम 4 नंबर को पकड़ लिए, तो क्या 4 नंबर पे मेरा ई वैरी कर रहा था? नहीं No, कर sir. रहा। नहीं, जब तक आप 4 पे हैं ई वेरिएबल नहीं है, जब तक आप 4 पे हैं सबका एक्स एल है। बोलो सही है? हाँ हाँ सर सर। तो जब तक आप 4 पे रहेंगे आपका ई कांस्टेंट है। जब आप एक फेज से उठ के दूसरे पे चले गए, आप 2 पे चले गए, तब आपका ई बदला है। अब जब तक आप 2 पे हैं तब तक फिर से ई कांस्टेंट है। बोलो समझे? Yes, sir. सो वी कैन नॉट यूज कैलकुलस। तो सर कैसे बनाएंगे? भाई आप क्या करो, आप एक बार 4 पे ई निकाल लो, एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, फिर एक बार 2 पे ई निकाल लो, एरिया से मल्टीप्लाई कर दो। देखो जरा, जब आप 2 पे फ्लक्स निकालना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो 2 पे होगा वो लेंगे, एरिया से मल्टीप्लाई। 2 का इलेक्ट्रिक फील्ड कहने का मतलब 2 का जो एक्स कोऑर्डिनेट था उसका स्क्वायर और एरिया मतलब एल स्क्वायर, तो इट कम्स टू बी 4 आई नॉट इंटू एल पे पावर 4। इज दिस क्लियर? Yes, sir. जब आप 4 पे निकालना चाहते हैं तो एक तो माइनस साइन लग गया। माइनस क्यों लग गया? क्योंकि जब तुम वहां देखेगा तो इसका डायरेक्शन है। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट में इनवर्ड है। सही है? Yes, ठीक है, sir. तो इसलिए माइनस साइन लग गया। वो सब चीज पे ध्यान रखना है, कोई भी चीज आप भूलेंगे नहीं। माइनस लग गया। अब हम लोग 4 पे जो एक्स कोऑर्डिनेट था एल था ना, उसका स्क्वायर साथ में एरिया एल स्क्वायर, सो इट कम्स टू बी माइनस ई नॉट इंटू एल पे पावर 4। क्या आपको 2 और 4 का फ्लक्स समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. कोई भी ऐसा जो संशय में है, डाउट में है, ऐसा कोई, या फिर सब क्लियर है? आगे बढ़े। ठीक है, तो अब देखिए, जब आप टोटल फ्लक्स लिखने जाएंगे, कहानी फिर से वही है कि एक स्केलर है तो सभी के फ्लक्स का एडिशन करना है। सभी के फ्लक्स का एक सिंपल एडिशन करना है, इट कम्स टू बी 3 ई नॉट इंटू एल पे पावर 4। इज दिस क्लियर? Yes, sir. आई होप सो किसी को कोई डाउट नहीं बचना चाहिए। कोई दिक्कत है क्या किसी का? No, sir. ठीक है, चलिए भाई, ये तो अच्छा था कि हमारा यहाँ ई देखने में वेरिएबल लग रहा था, लेकिन वो किसी एक फेज पे जब तक हम बात कर रहे थे तब तक ई कांस्टेंट हो जा रहा था, इसलिए हम लोग कैलकुलस नहीं यूज किए। फिर से, ई देखने में वेरिएबल लग रहा था लेकिन किसी एक फेज पे ई का वैल्यू नहीं बदल रहा था, बिकॉज किसी एक फेज पे ई का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा था। दैट्स व्हाई वी कैन नॉट यूज कैलकुलस। इज दिस क्लियर? बट Yes. here is your question, and definitely शुरुआत में हम बता चुके हैं we have to use calculus, and what is the reason? आपको फिर से एक बार बोल देते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये एक सर्कुलर रिंग है या डिस्क है, कोई एक रीजन है, सर्कुलर है, रिंग है या डिस्क है मान लीजिए, और आप उसके एक्सिस पे एक चार्ज को यहाँ रखे हैं, क्यू को, प्लस क्यू को। तो भाई इस प्लस क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड निकला और उस रिंग को पार किया। लेकिन दिक्कत क्या है ना कि रिंग का हर एक पॉइंट इस पर्टिकुलर चार्ज से अलग डिस्टेंस है। देखना, जहां जहां हम डॉट देते चलेंगे तुम देखना चार्ज से उसका डिस्टेंस बदलते जा रहा है। देखो, सेंटर का अपना एक डिस्टेंस है, वो तो एक्चुअली डी है। अब यहां मार्क कर रहे हैं, क्या वो डी है या डी से थोड़ा बढ़ गया? बढ़ गया सर। बढ़ गया। बढ़ थोड़ा गया सर। और आगे बढ़े, यहाँ और बढ़ गया। बोलो, बढ़ गया ना चार्ज से डिस्टेंस? तो हाँ, चार्ज सर। से जब डिस्टेंस बढ़ रहा है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा ना। अरे नहीं समझा? कोई एक पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बोलो। अरे भाई, पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला नहीं जानता है? Q bar square. बोलो। सर के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सब कहाँ एग्जिस्ट? The KQ by R square. के क्यू बाई आर स्क्वायर। आपको पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं वैल्यू पता है आप लोगों को?
तो बताओ फिर से एक बार, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना? KQ by R Q by R square. KQ by R स्क्वायर, KQ by R स्क्वायर। ठीक है, तो चलो भाई, पता चल रहा है कि जैसे जैसे ये x बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। अब हमारे पास एक सिचुएशन है कि हमारे इस रिंग के अंदर या डिस्क के अंदर जो भी पॉइंट्स है हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है। सो वी हैव टू यूज कैलकुलस, यूज कैलकुलस। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो अब तैयारी करते हैं। तो आपको भी पता है अगर डिस्क है तो एलिमेंट्री पार्ट कैसा कट करना है, या आपको याद आ गया कि एलिमेंट्री पार्ट हम लोग कैसा कट करते हैं? Ring sir. तो एलिमेंट्री पार्ट हम लोग इस तरह का एक रिंग कट कर लिए, एलिमेंट्री पार्ट हम लोग इस तरह का एक रिंग कट कर लिए, एक एलिमेंट्री रिंग कट कर लिए। ओके, जब आप एलिमेंट्री रिंग कट किए उसका रेडियस मान लीजिए है हम लोग के पास स्मॉल r है। ठीक है, स्मॉल r इज द रेडियस और उसका थिकनेस है dr। तो क्या हम लोग उसका एक स्मॉल एरिया लिखेंगे, उसका स्मॉल एरिया लिखेंगे 2 पाई r इंटू dr। समझ में आ रहा होगा? हाँ sir. ठीक है, अब जरा गौर करना, एक चीज हम यहाँ रुकते हैं और हम आपको बताते हैं, कुछ ध्यान से देखिए। जो एलिमेंट्री पार्ट है, जो एलिमेंट्री पार्ट है, क्या उसका एरिया वेक्टर dA वेक्टर इधर है? और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ इस डायरेक्शन में है, तो क्या उनके बीच एक एंगल बना थीटा? सही है। हाँ सर। तो जब आप उसका एक स्मॉल फ्लक्स लिखेंगे, d phi लिखेंगे, तो d phi is nothing else, d phi is nothing else but simply the dot product between electric field and small area vector। डॉट प्रोडक्ट है भाई तो cos थीटा आएगा, और टोटल फ्लक्स के लिए आप इसी को इंटीग्रेट कर देंगे, टोटल फ्लक्स के लिए आप इसी को इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेकर उसका कैपिटल R रेडियस तक। इंटीग्रेशन पार्ट आपको एक एक चीज यहाँ पे लिख दिया गया। आप लिखेंगे KQ by x स्क्वायर 2 पाई r इंटू dr, 2 पाई r इंटू dr, और आगे है हम लोग के पास cos थीटा which can be written as d by r, cos थीटा can be written as d by r। सब चीज का वैल्यू पुट किया गया और इसको इंटीग्रेट किया गया 0 से लेके r तक। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके r तक, सारा का सारा लिमिट लिमिट पुट कर लेना, then the formula comes to be, then the formula comes to be q by 2 pi epsilon naught 1 minus cos alpha, q by 2 epsilon naught 1 minus cos alpha। स्टे, थोड़ा रुको, थोड़ा चीज को समझो। सर ये अल्फा कहां से आई, ये cos अल्फा कहां से? q by 2 epsilon naught cos alpha, ये अल्फा क्या है? अल्फा को समझो, हम अल्फा समझा रहे हैं। cos अल्फा, अल्फा क्या है? देखिए, अल्फा होता है जब आप इस चार्ज को उसके सरकमफ्रेंस से मिला देंगे, जब आप इस चार्ज को उसके सरकमफ्रेंस से मिला देंगे तो ये इस एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा वही कहलाता है अल्फा। इज दिस क्लियर? Yes, sir. जब आप इस चार्ज को उसके सरकमफ्रेंस से मिला देंगे, जब आप इस चार्ज को उसके सरकमफ्रेंस से मिला देंगे, मतलब आप समझ लीजिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस रेडियस के बराबर। ओके, तो जो एंगल बनता है वो है अल्फा। सो फ्लक्स कैन बी रिटन एज q by 2 epsilon naught 1 minus cos alpha। ठीक है, आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला के एप्लीकेशन से क्वेश्चन बना सकते हैं, क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव आएगा तो आपको समय नहीं रहेगा इतना डेरिवेशन करने का। मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes. बट द डेरिवेशन प्रोसेस आपके सामने रख दिया गया है, आपके सामने रख दिया गया। यू कैन प्रोसीड थ्रू दिस डेरिवेशन। आप घर में इस डेरिवेशन को कंप्लीट करेंगे, 2-3 बार नोट कर लेंगे, 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस कर लेंगे। जब आप इसको फर्दर यहाँ पे कैलकुलेट करके आगे लिखेंगे, पहले ये वैल्यू आएगा, फिर यहाँ से 2 पाई कट के है ना, ये 4 पाई को 2 बच जाएगा, तो आपके पास फाइनल इक्वेशन आएगा q by 2 epsilon naught 1 minus cos alpha। इज दिस क्लियर? Yes, Yes, sir. Yes, sir. फिर से बोल दो फ्लक्स कितना, फिर से बोल दो फ्लक्स कितना, अगले दिन भी बोलना पड़ेगा। फिर से बोल दो फ्लक्स कितना? Q by 2 Q epsilon by naught 2 minus cos epsilon alpha. naught. epsilon naught 1 minus cos. फिर से बोल दो फ्लक्स कितना? Q by 2 epsilon naught 1 minus cos alpha. चलो ठीक है, वेरी गुड। चलो इस 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ। You have 2 minutes. You have 2 minutes. Use that particular formula and find that answer. So 2 number. So option 2. किसी का 2 आ गया?
चलिए हम है ना वोटिंग कराएंगे, अभी ध्यान रखना, अभी हम पूछेंगे, इसमें आपको हैंड रेज करना पड़ेगा, ठीक है। कौन सी सेकंड नंबर? चलो चलो फटाफट फटाफट अपना अपना आंसर तैयार रखो, फटाफट अपना अपना आंसर तैयार रखो, जल्दी करो। हो गया? हो गया होगा जिसका होना होगा। बोलो फर्स्ट नंबर किस किस का, हाथ उठा सकते हैं, रेज योर हैंड, अपना आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। सेकंड नंबर किस किस का? सर मेरा ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड। पुष्कर है, रितु है, निशा है, ऑलमोस्ट सबको ही है यार, ठीक है। थर्ड किसी का नहीं आया? थर्ड किसी का? थर्ड 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 में भी है, थर्ड में भी है, ठीक है। अंकुर है, अमरजीत है, सम्राट है, रितु है, और फोर्थ किस किस का? हम थर्ड में नहीं है सर, हम सेकंड में थे। तो नीचे हम भी थर्ड में नहीं है सर। सेकंड में सर। ठीक है, अमरजीत और रितु अभी तो है ना? ठीक है, और फोर्थ में कौन कौन? पर जीरो तो नहीं होगा ना वो? हाँ जीरो तो नहीं होगा। हाँ तो ठीक है, कोई नहीं है इसमें, क्या कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए भाई, कुछ करना थोड़ी ना था आपको, जो फॉर्मूला बोला गया उसमें बस कॉस का वैल्यू पुट कर लेना था। आपको क्या है, यहां से यहां इस पॉइंट को आप मिला दिए, ये हो गया आपका अल्फा। तो क्या हम यहाँ से कॉस अल्फा का वैल्यू नहीं लिख सकते? बेस बाई हाइपोटेनस अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, बस इतना ही काम था आपका। और आपको फॉर्मूला फ्लक्स का बता दिया गया है, क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट 1 minus cos alpha, and according to that this is your answer. Is this clear? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो देखिए अगर फॉर्मूला याद है तो यही क्वेश्चन ऐसे ही है ना, इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, यू कैन सॉल्व दैट इजीली, ओके, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप आराम से इसको बना सकते हैं। बोलिए जी, किसी को कुछ बोलना है? किसी को कोई कुछ बोलना है? कोई दिक्कत किसी का? नो सर। नहीं सर। चलिए बढ़िया, ठीक है। चलिए अभी आपके सामने एक और क्वेश्चन रखा गया, बोला गया देखो एक सिलिंड्रिकल सरफेस है, एक सिलिंड्रिकल सरफेस है, इस सिलिंड्रिकल सरफेस को आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन देख लीजिए कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ है। इस लाइन सबको देख के आप क्या बताते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिएबल और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? सर यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज पैरेलल लाइंस है, ऑब्वियसली इट रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जो जो पूछेंगे बताना। मेरे पास एक प्लेन फेस है P1 लेफ्ट में, मेरे पास एक प्लेन फेस है P2 राइट में, और मेरे पास कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस है, कर्व, ये वाला कर्व सरफेस, ओके। बताओ प्लेन फेस और कर्व फेस, किस फेस से रिलेटेड फ्लक्स का वैल्यू 0? सर कर्व फेस। कर्व फेस। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? इसके पीछे का कारण बोलो। पैरेलली कट कर रहा है, क्या बोले? तो पैरेलली पास हो रहा है इलेक्ट्रिक हाँ, फील्ड। मतलब आप बोल सकते हैं कि एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड मेक्स एन एंगल 90 विद ईच अदर, ओके, करेक्ट ना? यस सर। बताओ फेस P1 and face P2 which have flux negative, which have negative flux? So P1. P1 sir. Negative flux, and P2 have positive Positive flux. Can we say that what is the magnitude of flux through P1? Is it minus Minus EA? E. Minus EA. Minus E. And through P2 can we write that कि plus EA. plus EA? Yes sir. तो ओवरऑल C कर्व सरफेस इज 90 होने की वजह से 0 है, तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि टोटल फ्लक्स 0 है? Yes sir. Yes. ठीक है, तो ये सब चीज है, छोटा छोटा चीज है, आपको समझना चाहिए। कहीं दिक्कत किसी को समझने में? नो सर। कोई No दिक्कत? sir. वेरी गुड। चलिए, तो फ्लक्स कुछ इस तरीके से चलता है। फ्लक्स अभी भी रुका नहीं है, फ्लक्स अभी आगे भी बहुत सारा चीज आएगा, लेकिन गॉसेस थ्योरम पढ़ने के बाद आएगा, ठीक है। फ्लक्स फिर आएगा गॉसेस थ्योरम पढ़ने के बाद। गॉसेस थ्योरम एक्चुअली है ना, तुम्हारे पास एक ऐसा थ्योरम है जो तुम्हारे चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के केस में, अगर कहीं चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, सुनिएगा ध्यान से कि आखिर इसका काम क्या है, क्यों इसको पढ़ाया जाता है, और क्यों ये इतना जरूरी टॉपिक, ये बेहद जरूरी है। पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक में सबसे बढ़िया कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन गॉसेस थ्योरम और फ्लक्स का है।
ठीक है, यहाँ बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल टर्म्स है ना, चलते रहता है। ठीक है, तो अभी ध्यान से सुनना। अगर कहीं चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है और तुमसे बोला जाए कि भाई चल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल दे, बताओ क्या तरीका है तुम्हारे पास कि चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन में तुम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करते हो? सर हम लोग कैलकुलस लगाते हैं। हम लोग कैलकुलस में 5 स्टेप यूज करते हैं। पहले है ना टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं, फिर उसमें एलिमेंट्री पार्ट फाइंड करते हैं, फिर उस एलिमेंट्री पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं, फिर उसका डायरेक्शन बनाते हैं, कंपोनेंट तोड़ते हैं और फाइनली कैलकुलेट करते हैं थ्रू कैलकुलस। बोलो सही है? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. लेकिन उस मेथड पे जब आप पिछले बार काम किए हैं तो आप देखिए कितना बड़ा मैथमेटिक्स आता है, पूरा इंटीग्रेशन आ जाता है, पूरा मतलब थोड़ा प्रॉब्लम है मैथमेटिकली, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट। गॉसेस थ्योरम क्या करता है, तुमको बिना टिपिकल मैथमेटिक्स में फंसाए चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करने का तुमको एक इजी मेथड देता है थ्रू मैथमेटिकली इट इज क्वाइट इजी टू कैलकुलेट कंपैरिजन टू जो कैलकुलस आप पहले पढ़ के रखे हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो गॉसेस थ्योरम का यूज क्या है कि हम लोग है ना इसके मदद से चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं विद सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ठीक है, आप किसी से भी पूछोगे कि स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, सबको बोल देगा 4πr²। किसी से भी पूछोगे कि हमारे पास सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, 2πr×L। तो ये सब सबको ही लगभग जानता है जो फाके नहीं मार रहा है। ठीक है, कंडीशन अप्लाई। ठीक है, तो ये वाला चीज सबको ही जानता है। तो सो विदाउट यूजिंग डिफिकल्ट मैथमेटिक्स आप इसका आंसर निकाल लेते हैं। चलो भाई, पता तो चल गया कि ये थ्योरम क्या है और आगे हमको क्या देगा, लेकिन आखिर ये थ्योरम में होता क्या है? देख होता क्या है, थ्योरम बहुत सिंपल। बोला कि कोई क्लोज सरफेस ले लीजिए, तो किसी भी क्लोज सरफेस से रिलेटेड जो टोटल फ्लक्स है वो हमेशा इस बात पर डिपेंड करता है कि उस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज कितना है। बाहर वाला चार्ज नहीं, बाहर वाले चार्ज से मतलब नहीं यार, बाहर वाले चार्ज से कोई मतलब नहीं है। किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर जितना चार्ज होगा वही उस क्लोज सरफेस से फ्लक्स क्रिएट करता है। किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर जितना चार्ज होगा वही उस क्लोज सरफेस से फ्लक्स क्रिएट करता है। And the flux associated with any closed surface will be equals to 1/epsilon naught times of net charge, 1/epsilon naught times of net charge enclosed by that surface। कोई भी आप सरफेस पकड़ लीजिएगा, उस फ्लक्स से, उस पर्टिकुलर सरफेस से रिलेटेड जो नेट फ्लक्स का वैल्यू है वो हमेशा 1/epsilon naught टाइम्स होगा उस चार्ज का जो उस सरफेस के अंदर क्लोज्ड है, उस चार्ज का जो सरफेस के अंदर क्लोज्ड है। सर एक और बार समझा दीजिए ना, वो मेरा कॉल आ गया, मैं अभी बहुत सारा चीज, आप टेंशन नहीं लीजिए। अभी आप देखिए ना ये चीज कैसे आपसे हम छूटने देंगे, आप टेंशन नहीं लेना। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो किसी भी क्लोज्ड सरफेस, याद रखना क्लोज सरफेस होना चाहिए। सर सरफेस खुला रहेगा तो भाई फ्लक्स निकालने का दूसरा तरीका था, आपको बता दिया। अभी क्लोज सरफेस पे बात हो रही है। ठीक है, आपका बॉटल का ढक्कन बंद होना चाहिए तब आप बात करेंगे, बॉटल का ढक्कन खुला है तो बात नहीं करेंगे। अगर हमारे पास कोई एक क्लोज सरफेस है तो याद रखना कि जो उससे रिलेटेड फ्लक्स होगा वो 1/epsilon naught टाइम्स नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस होता है। मतलब फ्लक्स नेट इज इक्वल टू 1/epsilon naught क्यू इनक्लोज्ड। अब देखो थ्योरम का छोटा छोटा एग्जांपल्स देखिए, आपको एकदम तुरंत हम सब पूरा क्लियर कर देंगे। देखिए इस पहले सरफेस को, ये हम लोग के पास एक क्लोज्ड सरफेस है, एक जगह क्यू रखा है और एक जगह 3q रखा है। बोलो अंदर में टोटल कितना क्यू रखा है? 4Q, sir. हाँ सर, 4Q। याद रखना कि फ्लक्स होगा 4q/epsilon naught। इज दिस क्लियर? हाँ सर। Yes, sir. अगला देखो, यहाँ पे हम लोगों के पास -q रखा है और +3q रखा है। बोलो अंदर में कितना q रखा है? Q. 2Q. 2q रखा है, सो फ्लक्स होगा 2q/epsilon naught। अब देखना ध्यान से, अगर अंदर का नेट चार्ज पॉजिटिव आता है, जैसे इस केस में भी पॉजिटिव आया,
और इस केस में भी पॉजिटिव आया, तो पॉजिटिव का मतलब है आउटवर्ड फ्लक्स। याद आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अंदर का चार्ज, नेट चार्ज निगेटिव आ जाए। कहीं निगेटिव आया है? चलो ला देते हैं कहीं निगेटिव, ठीक है। चलो यहाँ भी नहीं आया, आ जाएगा, कोई इशू नहीं। हम लोग है ना कहीं लिख देते हैं। अच्छा रखिए ना, जो है अभी बना लेते हैं। हमारे पास 1 है, 1 पे नेट चार्ज बोलो कितना है? ये माइनस है। सर Q Q. सर। Q. Q है। तो 1 का नेट फ्लक्स है 2Q बाई एप्सिलॉन नॉट। देख के बताओ 2 का नेट चार्ज कितना है? Thank you. The 3Q. तो फ्लक्स है 3Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, समझ में आ रहा है? ठीक है। चलो एक और यहीं पे हम एक सरफेस क्रिएट करते हैं, हमको माइनस लाना है। मान लो हम लोग के पास ये एक सरफेस है और यहाँ पे रखा है -4Q और एक रखता है Q। तो अगर हम इसका फ्लक्स लिखेंगे तो क्या ये -3Q बाई एप्सिलॉन नॉट है? Yes, Yes, sir. sir. -3Q का मतलब हो गया इनवर्ड Inward. फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जाएगा। ओके, Yes, sir. तो इनवर्ड फ्लक्स। अगला देखो, यहाँ बताओ फ्लक्स का नेट वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा? टोटल चार्ज देख लो अच्छे से और बताओ फ्लक्स का वैल्यू। Sir, जो Q. circle के Q होगा Q. अंदर पे। क्या बोला जी अंकुर? 4Q by epsilon naught सर। मैं उसके पहले भी कुछ बोला था। नहीं सर, हम यही बोल रहे थे उस समय। कोई बोला हम- सर्कल? सर्कल के अंदर जो होगा सर जो अरे सर्कल के भाई अंदर होगा सर्कल है ही नहीं, यही तो हम हाँ। बोल रहे हैं। सरफेस का तुम बात कर रहे हो, तो अगर सरफेस का बात है तो आप स्फीयर बोल सकते हैं, इसको सर्कल कैसे बोल सकते हैं? क्लोज सरफेस होना चाहिए। क्या समझे? यस यस सर। याद रखना स्फीयर है ये, सर्कल नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चार्ज है Q और यहाँ पे एक चार्ज है +2Q, ठीक है। बताओ फेस 1 से, सरफेस 1 से फ्लक्स क्या सही लिखे हैं? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. S2 से कितना फ्लक्स? 3Q. PQ. PQ बाई एप्सिलॉन नॉट। और बोलो थर्ड सरफेस से कितना फ्लक्स? 3Q by epsilon naught. Epsilon naught. अच्छा, इस एग्जाम्पल में तुम क्या सीखा? इस एग्जाम्पल में, अच्छा हर एग्जाम्पल तो कुछ थीम बना के दिया होगा। देखो हम तुमको दिखाते हैं, तुमको हर एग्जाम्पल में क्या सीखना चाहिए। आपको सबसे पहले समझना चाहिए कि आपको नेट चार्ज लेना है, तो 2 एग्जाम्पल उस पे था। फिर आपको समझना चाहिए कि कोई सरफेस इधर उधर हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जिस सरफेस से बात बोलेगा उसी का फ्लक्स लेना है। बोलो समझे? Yes, sir. फिर एक चीज हमसे छूट गया था, फिर हम आपको बताए ना कि निगेटिव आएगा तो उसका सेंस आप क्या निकालिएगा, बताया गया ना आपको? यस सर। ठीक है। Yes, sir. फिर आपको यहाँ बताया गया ना कि सरफेस है ये, ठीक है, ये कोई सर्कल नहीं है, आपको बाहर वाले चार्ज से फ्लक्स में कोई मतलब नहीं है। क्या बोलता है? सिखाया गया ना आपको। Yes, sir. अभी इस एग्जाम्पल में आपको क्या सिखाया गया बताया? नेट चार्ज 0 है सर, सरफेस 3 में नेट चार्ज 0 है। नहीं भाई, सर नेट चार्ज कहाँ 0? सरफेस 3 में सर। तो इस सरफेस के एग्जाम्पल अंदर में सरफेस है तो पूरा चार्ज वहीं पे 4 हो गया, 2 + 3Q। इस सरफेस में आपको, इस एग्जाम्पल में आपको ये सिखाया गया कि आपका क्लोज सरफेस का एरिया छोटा हो या बड़ा हो या बड़ा हो या बहुत बड़ा हो, अगर अंदर का चार्ज सेम है तो फ्लक्स सेम है। क्या बोलता है? हाँ Yes. अरे Yes, भाई sir. 2 का फ्लक्स और 3 का फ्लक्स इक्वल आना, यही ना बताया कि चाहे मेरा S2 के जैसा छोटा एरिया वाला सरफेस हो या S3 के जैसा बड़ा एरिया वाला सरफेस हो या बहुत बड़ा एरिया वाला सरफेस हो, फ्लक्स तो सेम ही रहेगा क्योंकि अंदर का चार्ज सेम है। बोलो समझे? हाँ सर। Yes, Yes, sir. sir. यस सर। कोई दिक्कत किसी को? जिनको गॉसेस थ्योरम में शायद अभी को प्रॉब्लम हुआ था, गॉसेस थ्योरम में ऊपर, अभी कोई दिक्कत? नो सर। सब क्लियर? यस सर। ठीक। तो ये भाई गॉसेस थ्योरम का स्टार्टिंग पॉइंट है कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बोलो तो क्या था थ्योरम? अपने बोलचाल की भाषा में बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। सर Q/2 सॉरी थ्योरम पूछ रहे हैं, फॉर्मूला बोल रहे हैं। सर चार्ज सर 1 by epsilon naught टाइम होगा सर। देखो देखो किसी सर close किसी भी surface- क्लोज Total सरफेस electric में जो flux इनक्लोज चार्ज रहेगा उसका The total वो electric किसी भी flux. क्लोज सरफेस से रिलेटेड, किसी भी क्लोज सरफेस से रिलेटेड जो नेट फ्लक्स है वो हमेशा
क्यू इनक्लोज No. बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनक्लोज मतलब नेट चार्ज इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। बोलो समझे? Yes, sir. कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नहीं। अच्छा, आप अपना रूम देख लें, जिस रूम में बैठ के आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्या वो स्क्वायर, क्या वो क्यूब के फॉर्म में है? हाँ Yes, सर। Yes, sir. क्यूबॉइड है। अच्छा ठीक है, क्यूबॉइड है तो भी भाई इमेजिन दैट क्यूब, ओके, नहीं तो आप क्यूबॉइड में फंस जाइएगा, दिक्कत हो जाएगा। आपका भी यूज करेंगे, क्यूबॉइड का भी यूज करेंगे। पहले क्यूब वाले लोग इमेजिन करें, आप लोग सबको मान के चले आप जिस रूम में बैठे हैं पढ़ाई कर रहे हैं वो क्यूब है। अच्छा, अगर वो क्यूब है तो उसके पास कितना सिमेट्रिकल फेसेस है? 6। 4 4 नहीं सर 6 सर। पागल हो गया है। सिमेट्रिकल फेसेस, मान लीजिए आप एक ऐसे क्लोज सरफेस का बात कर रहे हैं, जैसे आप अपने रूम का बात कर रहे हैं, जिसके पास n नंबर ऑफ सिमेट्रिकल फेसेस है, जिसके पास n नंबर ऑफ सिमेट्रिकल फेसेस है। इज दिस क्लियर? जैसे तुम क्यूब में बैठा है, क्यूब के अंदर बैठा है तो उसके पास 6 फेस है सिमेट्रिकल, ठीक है? तो ऐसी चीज आपके सामने रखा जाए। अब देखो, अगर तुम्हारा टोटल फ्लक्स पूछा जाए तो आपके रूम में आप चार्ज को कहीं भी रख दीजिए, ठीक है ना? सेम whatever पोजीशन ऑफ चार्ज, आपका चार्ज रूम में कहीं भी रखा रहे, आपके टेबल पे रखा रहे, आपके बेड पे रखा रहे, आपके फैन के ऊपर लटका रहे, आपका कोई अलमीरा है उसके अंदर रखा रहे, बस रूम में रहना चाहिए। अगर वो रूम के अंदर का चार्ज क्यू है तो याद रखना नेट फ्लक्स का वैल्यू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। सेम व्हाटएवर विद द पोजीशन ऑफ चार्ज, आपका पोजीशन ऑफ चार्ज कुछ भी रहे, चार्ज का फ्लक्स का नेट वैल्यू यही होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या तुमको मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन अगर आप किसी एक फेज से चार्ज, एक फेज से फ्लक्स चाहते हैं तो जो टोटल फ्लक्स था उसको आप नंबर ऑफ सिमेट्रिकल फेसेस, जैसे तुम्हारे लिए 6 था, उससे आप 6 से डिवाइड करेंगे, ठीक है? बिल्कुल। लेकिन पता है ये फॉर्मूला आप कब लगाएंगे? ये फॉर्मूला तभी आप लगा सकते हैं जब चार्ज मस्ट बी एट सेंटर ऑफ क्लोज सरफेस। अगर चार्ज क्लोज सरफेस के एग्जैक्ट सेंटर पे हो, जैसे तुम्हारे रूम में कोई एक बॉडी सेंटर होगा ना, तुम्हारे रूम में कोई एक बॉडी सेंटर होगा ना, Oh, अगर आप Yes, sir. क्यू चार्ज को उस बॉडी सेंटर पे रखते हैं, बॉडी सेंटर समझ रहा है ना? हाँ Yes, सर। sir. Yes, ध्यान sir. रखता है। अगर आपका चार्ज बॉडी के सेंटर पे हो, उस पूरे सिमेट्रिकल अरेंजमेंट के सेंटर पे हो, तभी आप n से डिवाइड करके किसी एक फेज से रिलेटेड फ्लक्स निकाल सकते हैं। तभी आप n से डिवाइड करके किसी एक फेज से रिलेटेड फ्लक्स निकाल सकते हैं। क्या किसी को कोई डाउट? no sir. no, sir. जैसे आप इस फिगर को देखिए, आप इस फिगर को देखिए, ठीक है? इस फिगर में चार्ज जहां रखा आप उसको पहचानते होंगे, आप देख ही रहे हैं कहां रखा है, एग्जैक्ट सेंटर पे रखने का कोशिश है, ओके? तो अगर हम इस क्यूब से रिलेटेड टोटल फ्लक्स आपसे पूछ लेंगे तो क्या आप आंसर देंगे? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ सर। ठीक है? और अगर हम बोलेंगे कि भाई देखो देखो जरा एक फेज से रिलेटेड फ्लक्स बता दो, केवल एक फेज से रिलेटेड फ्लक्स, तो क्या आपका आंसर होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 6, क्योंकि 6 फेज में सिमेट्री है। हाँ Yes, सर। कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए इस क्वेश्चन में देखिए, सेंटर तो यहाँ था लेकिन चार्ज यहाँ रख दिए हैं पी पॉइंट पे, तो अगर हम टोटल फ्लक्स पूछें तो कैन वी राइट दैट क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट? Yes, लेकिन अगर हम आपसे पूछे कि भाई एक फेज से रिलेटेड फ्लक्स बता दो आप लोग, तो क्या आपका आंसर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 6 होगा? No, No, sir. sir. No, नहीं sir. होगा। No, sir. नहीं होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। No, sir. तो सर अगर नहीं होगा तो फिर कैसे निकालेंगे? देखो चलो यहाँ पे हम इसमें पूरा तो आज नहीं जाएंगे, आपको बस हम ये एग्जाम्पल तक आप छोड़ देंगे, उसके बाद हम लोग अगले दिन आगे बढ़ेंगे। सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट, कॉर्नर पे रखा है एक चार्ज, बोलो इसका कितना कंट्रीब्यूशन इस क्यूब के अंदर है?
1/8 1/8 इसलिए देखो टोटल फ्लक्स में लिखा है Q by 8 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। बोलो समझ में आया? हाँ Yes, सर sir. यस अगर सर ये फेस के सेंटर पे रखा रहता तो आंसर क्या होता? सर 1/2 Q by 2 1/2 बाई एप्सिलॉन Q नॉट। by सही 2. है? हाँ सर 2 ना हो जाता, फेस सेंटर मतलब हाफ ना, हाँ Yes, सर sir. कॉर्नर मतलब 1/8 ना, हाँ सर एज का सेंटर मतलब 1/4 1/4 ना, तो याद रखना। अच्छा, अब अगर हम इस केस में तुमसे बोल दें कि भाई एक फेस से रिलेटेड फ्लक्स बताओ, तो क्या करेगा? 6 से डिवाइड कर लेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, नहीं सर क्योंकि वो सेंटर पे तो नहीं रखा है। समझ गए? हाँ सर सेंटर पे तो नहीं रखा। अगर सेंटर पे नहीं रखा है तो आप ऐसे नहीं निकालेंगे। अगर नहीं निकालेंगे तो फिर निकालेंगे कैसे? तो उसके निकालने के लिए देखो जरा ध्यान से, आप पिछले क्यूब को ध्यान रखें, इस क्यूब को भी आप ध्यान रखें। पिछला क्यूब देख लीजिए, इसके इस कॉर्नर पे है ना ये चार्ज था। अभी हम लोग क्या किए, एक बड़ा क्यूब बनाए हैं, एक बड़ा क्यूब बनाए हैं, एक बड़ा क्यूब बनाए हैं। हम हर क्यूब का नाम लिखना चाहते हैं। आप गौर करेंगे 1 है, पीछे वाला 2 है, सामने वाला 3 है, पीछे वाला 4 है, ऊपर वाला 5 है, पीछे वाला 6 है, इधर वाला 7 है, पीछे वाला 8 है। तुम बताओ कि यहाँ पे कितने नंबर का क्यूब इस पर्टिकुलर क्यूब के साथ मैच करता है? ये क्यूब देख लिए। सर एक एक बार बार फिर से दिखाई ना नीचे वाला सर, नीचे का जो 2 है नंबर वो। सर 2 नंबर सर दो 1 2 नंबर। and 3 4 1, 2 और 2 4. नंबर क्यूब है ना? 2. 2 नंबर क्यूब है ना? सब कोई समझ गए? अब देखिए 2 नंबर क्यूब है, स्मॉल क्यूब इन गिवन केस। दिए गए केस में जो स्मॉल क्यूब है वो 2 नंबर का क्यूब है। आपके नॉलेज के लिए। अब जरा सोचिए, पूरा का पूरा जो बड़ा क्यूब बन के तैयार है, क्या मेरा चार्ज उसके सेंटर पे आ गया है? यस सर तो अगर हम फ्लक्स लिखें बिग क्यूब से, बड़े क्यूब से टोटल फ्लक्स लिखें, तो क्या आप क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट लिखने देंगे हमको? यस सर। यस ठीक सर है। अब बोलिए, बड़े क्यूब से अगर हम लोग बिग क्यूब के एक फेस से फ्लक्स लिखे, बिग फेस, तो क्या हम लोग सिमेट्री की वजह से इसमें 6 से डिवाइड कर सकते हैं? यस सर हाँ. ओके ठीक है। लेकिन जरा गौर करना कि एक बड़ा फेस मतलब 4 छोटा छोटा फेस। बोलो सही है? Yes, Yes. sir. यस सर तो अगर हम एक स्मॉल फेस से लिखना चाहें, तो जो मेरे पास पहले से Q by 6 एप्सिलॉन नॉट आया उसमें 4 से डिवाइड कर दें। यस सर हाँ. इसका मतलब एक स्मॉल फेस से रिलेटेड फ्लक्स मेरा Q by 24 एप्सिलॉन नॉट आया। यस सर। हाँ सर यस सर तो छोटा फेस से ही ना निकालना था। अगर हमको इस छोटे वाले क्यूब के एक फेस से फ्लक्स चाहिए, तो हमको छोटे वाले फेस से ही ना फ्लक्स निकालना था। बोलो सही है? Yes, sir. ओके Then what is your answer? What is your answer? Q by Q- 24 Q epsilon by naught. 2 by 24 24 epsilon एप्सिलॉन naught. नॉट। जबकि अगर कोई इस कॉन्सेप्ट को याद नहीं रखे, कहाँ चला गया? अगर कोई इस कॉन्सेप्ट को याद नहीं रखे तो उसके पास आ जाएगा 48 एप्सिलॉन नॉट। गलती हो गया ना? सर एक और बार समझा दीजिए तो। बिल्कुल समझा देते हैं। क्या तुमको पता चला कि जो मेरे पास क्यूब के चार्ज को अरेंजमेंट में दिया गया था, वो दिए गए जो छोटा वाला क्यूब था पीछे उसके सेंटर पे नहीं था? यस सर तो पहले हम इसको डिवाइड किए, इसको है ना थोड़ा क्वेश्चन बनाने के लिए हम इसको और अगल बगल में 7 क्यूब लगा के चार्ज को सेंटर पे ले आए। 2 नंबर क्यूब आपके क्वेश्चन में दिया था, 1 3 4 5 6 7 8 लगा के हम लोग उस चार्ज को सेंटर पे ले आए। तो जो मेरा बड़ा क्यूब बना है उसके लिए चार्ज सेंटर पे है। तो अभी अगर हम बड़े क्यूब से फ्लक्स टोटल लिखे तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे। यस सर अब बड़े क्यूब के सेंटर पे होने की वजह से हम लोग 6 बड़ा बड़ा फेस के साथ सिमेट्री में लिखेंगे, तो एक बिग फेस से फ्लक्स क्या हम Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं? यस सर और एक बड़ा फेस एक्चुअली 4 हिस्से में डिवाइडेड है, तो हाँ, अगर तो हम into एक स्मॉल by फेस से 4. लिखेंगे तो बाई 4 कर दिए। यस सर
तो एक स्मॉल फेज से रिलेटेड फ्लक्स हो गया Q by 24 एप्सिलॉन नॉट। यस सर, हाँ फिर सर। इंटू 6 वो 6 फेस के लिए। बात समझ में आया सबको? यस सर। ठीक, बस यहीं तक आज रखते हैं और एक चीज पूछ लेते हैं ताकि अगले दिन काम आए। 3 + 4 कितना होता है? 7. 7. वेरी गुड। 7 sir. तो रुक जाओ, यहाँ कितना होगा? 6. 6 होगा। हाँ Yes, sir. sir. वेरी गुड, अगले दिन इससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? No, sir. नो सर। सबको समझ में आया? आई होप सो हाँ, sir. आपको हाँ, sir. मजा आया हो।